B200013 अध्याय 2001 दिव्य विलय। जेड बॉक्स के अंदर बहुत सारे कमल के बीज थे जिससे अजाक्स की आंखें चमक उठीं। मुझे यकीन है कि उनकी गिनती किए बिना भी 100 से अधिक कमल के बीज होंगे। अपनी उत्तेजना को दबाते हुए अजाक्स ने अपने सामने रखे रूल असेंशन लोट सीड्स के भविष्य की योजनाओं के बारे में सोचना शुरू कर दिया। जब तक अजाक्स के पास पर्याप्त दिव्य श्रेणी के फल थे, उसका मानना था कि वह उन्हें दिव्य श्रेणी के पौधों में विकसित कर सकता है। हालांकि उसके मौजूदा संसाधनों के साथ यह असंभव था, क्योंकि वह पहले से ही अपने उपभोग के साथ संघर्ष कर रहा था। भले ही मैं उन सभी को विकसित न कर सकूं और उन्हें अर्धदिव्य पौधों के रूप में पोषित न कर सकूं, फिर भी मैं बहुत सारे नियम आरोही कमल प्राप्त कर सकता हूं। एरन ने पहले ही 112 रूल असेंशन लोट्स एकत्रित कर लिए थे, जो कुछ समय तक अजाक्स और उसके अधीनस्थों के लिए पर्याप्त हो सकते थे। और नियम आरोहण कमल के साथ, जिसे अजाक्स अपने दिव्य आंतरिक जगत में पोषित करने की योजना बना रहा था, उसके पास एक स्थिर आपूर्ति होगी जो उसके सभी परिवार, मित्रों और अधीनस्थों की आवश्यकताओं को पूरा कर सकती थी। इसके अलावा मैं ये जानने के लिए उत्सुक हूं कि यह कहां संभव है। जब अजाक्स ने जेड बॉक्स में इतने सारे बीज देखे तो उसकी आंखें चमक उठीं। इसका मुख्य कारण ये था कि वह कुछ सोच रहा था। जब तक ये काम करता रहेगा, अजाक्स को बहुत लाभ होगा। इससे पहले आइए देखें कि इस जेड बॉक्स में वास्तव में कितने बीज हैं। अपने विचारों से बाहर आकर अजाक्स ने एरन के हाथों से जेड बॉक्स ले लिया और सिस्टम को जेड बॉक्स में बीजों को स्कैन करने का आदेश दिया। डिंग, कुल 1200 नियम आरोही कमल बीज हैं। 1200, बहुत बढ़िया। सिस्टम की अधिसूचना देखकर अजाक्स बहुत खुश हुआ और उसने चुपचाप सिस्टम से पूछा, सिस्टम, क्या अर्धदिव्य ग्रेड बीजों को दिव्य ग्रेड बीजों में विलय करना संभव है? बिल्कुल सही। अजाक्स ने सिस्टम से बीजों को दिव्य श्रेणी के बीजों में मिलाने के बारे में पूछा। चूंकि वह महान विश्वकोर को दिव्य विश्वकोर में विलय कर सकता था, इसलिए अजाक्स ने सोचा कि बीजों के साथ भी ऐसा करना संभव हो सकता है। चूंकि उनके बीज दिव्य ग्रेड के करीब थे और एक ही प्रकार के बहुत सारे बीज थे, इसलिए अजाक्स को लगा कि उनके विलय की संभावना अधिक थी। बेशक उसी समय बीजों का विलय संभव न होने की स्थिति में अजाक्स तैयार किया गया था। बात बस इतनी सी है कि उन्हें उम्मीद थी कि यह संभव होगा और वे कोशिश करने से पहले सिस्टम से जवाब जानना चाहते थे। डिंग, अर्धदिव्य बीजों को दिव्य श्रेणी बीजों में विलय करना संभव है। जैसे ही उसे सिस्टम से जवाब मिला, अजाक्स बहुत खुश हुआ और बिना समय बर्बाद किए उसने उन्हें मर्ज करने की कोशिश करनी चाहिए। अपने पास मौजूद कुल रूल एसेंशन लोट सीड्स की संख्या से अजाक्स ने सोचा कि वह 120 दिव्य बीज प्राप्त कर सकता है। चूंकि दिव्य बीज दिव्य श्रेणी के फलों का स्थान ले सकते हैं, इसलिए वह उनका उपयोग दिव्य आंतरिक जगत में अपने अर्धदिव्य श्रेणी के पौधों को विकसित करने के लिए नहीं कर सकता था, यहां तक कि वह उनका उपयोग अपनी खेती के लिए भी कर सकता था। मध्य स्तरीय सम्राट क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए अजाक्स को 11 दिव्य श्रेणी फलों के साथ साथ 2 अन्य आवश्यकताओं की आवश्यकता थी, जिन्हें पूरा करना अजाक्स के लिए आसान था। जहां तक उसके उच्च स्तरीय सम्राट क्षेत्र का प्रश्न है, यद्यपि अजाक्स को अभी तक सिस्टम से सफलता की आवश्यकताएं पूरी नहीं हुई थीं, फिर भी उसका मानना था कि उसे कम से कम 100 दिव्य ग्रे फलों की आवश्यकता है। इस प्रकार 120 दिव्य श्रेणी बीजों के साथ वह अपनी दिव्य आत्मा साधना में आसानी से उच्च स्तरीय सम्राट क्षेत्र तक पहुंच सकता था। इसके बाद उसे केवल स्वर्गीय क्षेत्र में जाने से पहले अपने दिव्य नियमों के जागरण प्रतिशत को बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करना था। कम से कम अजाक्स ने सोचा कि अब उसे दिव्य श्रेणी के फल खोजने के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। हालांकि हकीकत उतनी आसान नहीं थी जितनी उसने उम्मीद की थी। इससे पहले कि अजाक्स 10 अर्धदिव्य ग्रेड बीजों को मिलाने की कोशिश भी कर पाता, उसे एक और सिस्टम नोटिफिकेशन मिला जिसने उसके सभी उल्लासमय विचारों को पल भर में गायब कर दिया। डिंग, हालांकि अर्धदिव्य ग्रेड को विलय करने के लिए मेजबान को दिव्य ग्रेड बीज में विलय करने के लिए एक ही प्रकार और गुणवत्ता के 100 अर्धदिव्य ग्रेड बीजों की आवश्यकता होती है। क्या एक दिव्य ग्रेड बीज प्राप्त करने के लिए 100 बीजों की आवश्यकता होती है? एक क्षण के लिए अजाक्स स्तब्ध रह गया जब उसे एहसास हुआ कि उसके सारे विचार उस सिस्टम नोटिफिकेशन के कारण बिखर गए हैं जो उसे अभी अभी प्राप्त हुआ था। यदि सिस्टम ने बिना किसी रुकावट के अपने पिछले नोटिफिकेशन के साथ सिस्टम नोटिफिकेशन भेजा होता, तो अजाक्स को इतनी निराशा नहीं होती। वह उसी उत्साह को बनाए रखता जैसा कुछ क्षण पहले था जब उसने जाना कि दिव्य ग्रेड बीज का विलय संभव है। यहाँ हुआ ये कि अजाक्स ने पहले एक विशाल महल बनाया था, लेकिन बाद में उसे एहसास हुआ कि वह केवल एक छोटा महल ही खरीद सकता है।
मुझे बहुत अधिक सोचना बंद कर देना चाहिए और 12 दिव्य श्रेणी के बीजों से संतुष्ट हो जाना चाहिए जिन्हें मैं मिला सकता हूँ। इससे पहले अजाक्स महल के चारों ओर दीवार बनाने के लिए तरस रहा था और अब, हालांकि उसे एक छोटा महल बनाने का मौका मिला, इससे मुझे ज्यादा उत्साह नहीं मिला बल्कि निराशा ही हाथ लगी। पिताजी, मैं इन सभी कमल के बीजों का उपयोग करूंगा। चूंकि अजाक्स इन बीजों की अधिकतम क्षमता को सामने ला सकता था, इसलिए उसने सीधे अपने पिता को सूचित किया कि वह इन बीजों का उपयोग करेगा। एरन को इससे कोई समस्या नहीं थी क्योंकि वह बिना किसी हिचकिचाहट के सहमत हो गया। सिस्टम 100 कमल के बीजों को छोड़कर बाकी सभी को मिला दो। अजाक्स ने सीधे सिस्टम को रूल असेंशन लोट सीड्स का विलय शुरू करने का आदेश दिया। बेशक इससे पहले एक विचार के साथ, अजाक्स ने रूल असेंशन लोट सीड से भरे जेड बॉक्स के साथ दिव्य आंतरिक दुनिया में प्रवेश किया। कुल 1200 नियम आरोहण कमल बीज थे और अजाक्स उन सभी को विलय नहीं करना चाहता था। वह अपने दिव्य आंतरिक जगत में 100 नियम आरोहण कमल के बीज बोना चाहते थे और अपने भविष्य के उपयोग के लिए नियम आरोहण कमल का पोषण करना चाहते थे। शेष 1100 नियम आरोही कमल बीजों से वह 11 दिव्य श्रेणी कमल बीज प्राप्त कर सकता था, जो उसकी दिव्य आत्मा साधना को पार करके मध्यस्तरीय सम्राट क्षेत्र साधक तक पहुंचने के लिए पर्याप्त थे। एम्पायर पर विशेष सामग्री देखें। दिव्य आंतरिक जगत में प्रकृति के समृद्ध दिव्य सार के साथ वे तेजी से बढ़ सकते हैं और मुझे अधिक नियम आरोही कमल प्राप्त करने में अधिक समय नहीं लगेगा। यद्यपि अजाक्स के पास 112 नियम आरोहण कमल थे, लेकिन वे सभी अनुबंधित आत्मा जानवरों, अधीनस्थों और परिवार के सदस्यों के लिए पर्याप्त नहीं थे। हालांकि यह सच है कि दिव्य ग्रेड बीज उनके लिए अधिक उपयोगी था, लेकिन 100 अर्ध दिव्य ग्रेडों का पोषण करना भी कोई बुरी बात नहीं थी। कम से कम अजाक्स को लगा कि सभी बीजों को एक दिव्य ग्रेड बीज में विलय करने के बजाय कुछ बीजों का होना बेहतर था। खैर, मुझे 11 दिव्य ग्रेड के बीज मिल रहे हैं, तो कोई बात नहीं। इस विचार को ध्यान में रखते हुए अजाक्स ने सिस्टम को प्रक्रिया शुरू करने का आदेश दिया। स्वूश! अगले ही क्षण अजाक्स की दिव्य आत्मा चेतना में प्रकृति का दिव्य सार अपने आप उड़ गया और नियम आरोहण कमल के 1100 अर्ध दिव्य ग्रेड बीजों में प्रवेश कर गया। इसके बाद कमल के बीज अजाक्स के सामने मंडराने लगे और उन्हें 11 समूहों में विभाजित कर दिया गया। प्रत्येक समूह में 100 बीज थे। प्रत्येक समूह के 100 बीज प्रकृति के दिव्य सार के माध्यम से जुड़े हुए थे, जो उन्हें लगातार एक साथ खींचता रहता था। समय बीतता गया और प्रत्येक समूह के 100 बीज बलपूर्वक एक बीज में विलीन हो गए, जिससे उसके चारों ओर एक सुनहरा प्रभामंडल बन गया। बिना जांचे ही कोई भी बता सकता था कि ये दिव्य श्रेणी का बीज है। डिंग! मेजबान ने 100 अर्ध दिव्य ग्रेड नियम आरोहण कमल बीजों को एक दिव्य ग्रेड स्वर्गीय कमल बीज में विलय कर दिया है। डिंग! मेजबान ने 100 को मर्ज कर दिया है। डिंग! मेजबान ने 100 को मर्ज कर दिया है। बीजों के सफल विलय के साथ ही अजाक्स को 11 सिस्टम सूचनाएं प्राप्त हुई। ये तो नया बीज बन गया है। सिस्टम नोटिफिकेशन में दिव्य ग्रेड सीड्स का नाम देखकर अजाक्स की भौहें तन गईं, क्योंकि उसे ऐसे बदलाव की उम्मीद नहीं थी। इससे पहले उनके आंतरिक जगत में दिव्य कमल का पौधा अर्ध दिव्य श्रेणी से दिव्य श्रेणी में विकसित हो चुका था, लेकिन श्रेणी के अलावा कोई परिवर्तन नहीं हुआ था। इसलिए अजाक्स का मानना था कि रूल असेंशन लोट सीड्स को दिव्य ग्रेड सीड में विलय करके वह अभी भी रूल असेंशन लोट सीड प्राप्त कर सकता है, लेकिन ग्रेड दिव्य ग्रेड होगा। क्या ऐसा इसलिए है क्योंकि नियम आरोही कमल की सीमा अर्ध दिव्य ग्रेड है? बीज में परिवर्तन के संबंध में अजाक्स के दिमाग में यही एकमात्र कारण आया। वर्तमान ब्रह्मांड में नियम आरोहण कमल एक अर्ध दिव्य श्रेणी की वस्तु होने के कारण साधकों के लिए स्वर्गीय लोकों में आरोहण के लिए काफी सहायक होगा। यह पहले से ही काफी शक्तिशाली था, जो इसकी सीमा का कारण भी हो सकता है। खैर, भूल जाओ, मैं इस नए बीज की जानकारी जांचूंगा और फिर तय करूंगा कि मुझे इसे अपनी सफलता के लिए इस्तेमाल करना चाहिए या इसे पोषित करना चाहिए। यह मानते हुए कि अजाक्स के लिए अपनी साधना को बढ़ाना बहुत महत्वपूर्ण होगा, अजाक्स का मानना था कि भविष्य में वह अधिक दिव्य श्रेणी के फल या बीज पा सकेगा। यदि बीज स्वर्गीय क्षेत्र में जाने के बाद उसके लिए दुर्लभ और उपयोगी थे, तो अजाक्स को अब उनका उपयोग न करने और उन्हें भविष्य के लिए संग्रहित करने में कोई आपत्ति नहीं थी। बेशक मैंने कुछ स्वर्गीय कमल के बीजों को बचाने और शेष बीजों का उपयोग करने की योजना बनाई। डिंग! वस्तु का नाम स्वर्गीय कमल बीज। ग्रेड दिव्य ग्रेड रैंक 0। उपयोग इसे स्वर्गीय कमल के रूप में विकसित किया जा सकता है, जिसका उपयोग स्वर्गीय लोकों में दिव्य साधकों की छोटी मोटी चोटों को ठीक करने के लिए किया जा सकता है। जानकारी यह एक सबसे बुनियादी फूल है जिसे रैंक एक दिव्य ग्रेड नहीं माना जा सकता है।
जैसे ही अजाक्स ने आदेश दिया, सिस्टम ने अपने डाटाबेस में स्वर्गीय कमल के बारे में जो संक्षिप्त जानकारी थी उसे अजाक्स को भेज दिया। इसका उपयोग चोटों को ठीक करने के लिए किया जा सकता है और वह भी रैंक 1 के लिए नहीं। अपने सामने आई जानकारी को देखकर अजाक्स को खुशी और दुख दोनों महसूस हुए। वह खुश था कि वह मध्य स्तरीय सम्राट क्षेत्र तक पहुंचने के लिए सभी 11 स्वर्गीय कमल बीजों का उपयोग कर सका। जहां तक उसके दुख की बात है तो वह इसलिए था क्योंकि वे बीज प्रथम श्रेणी के बीज भी नहीं थे, जो उसके दिव्य आंतरिक जगत में स्थित दिव्य कमल के पौधे या उसके पास मौजूद दिव्य टेम्पेस्ट कमल के बीज से अधिक मूल्यवान नहीं थे। अजाक्स जानता था कि जब कोई चीज दिव्य ग्रेड तक पहुंच जाएगी तो उसे रैंक 1 से शुरू करके विभिन्न रैंकों में वर्गीकृत किया जाएगा। वर्तमान में उनकी दिव्य आंतरिक दुनिया एक रैंक 1 दिव्य ग्रेड है और दिव्य कमल का पौधा एक रैंक 1 दिव्य पौधा है। जहां तक रैंक 0 दिव्य ग्रेड का सवाल है, ये दिव्य ग्रेड हो सकता है लेकिन ये रैंक में प्रवेश के लिए योग्य नहीं था और इसे 0 माना गया। अजाक्स का मानना था कि जब तक वह स्वर्गीय क्षेत्र में पहुंचेगा तब तक उसके पास रैंक 1 दिव्य श्रेणी के अधिक पौधे होंगे, जिससे वह स्वर्गीय क्षेत्र में अन्य दिव्य साधकों के मुकाबले काफी बढ़त हासिल कर लेगा। यदि वहां उसका पलड़ा भारी होता तो उसके बचने की संभावना बहुत अधिक होती और वह आसानी से अपनी ताकत बढ़ाने के लिए अधिक संसाधन प्राप्त कर पाता। आकाशीय स्तंभ का तीसरा कार्य शुरू होने से पहले मैं अपनी सफलता पूरी कर लूंगा और उस समय पूरे ब्रह्मांड में कोई भी ऐसा नहीं होगा जो मुझे रोक सके। अपने विचारों को एक तरफ रखते हुए अजाक्स ने अपने अगले कदम पर ध्यान केंद्रित किया और जब उसने अपनी अगली सफलता के बारे में सोचा तो वह रोमांचित हो गया। डिंग, मध्य स्तरीय सम्राट क्षेत्र दिव्य आत्मा साधक बनने के लिए आवश्यकताएं हैं। 1 दिव्य आत्मा चेतना जिसकी क्षमता 1 मिलियन इकाई पूर्ण है। 2 11 दिव्य श्रेणी के उपभोग्य फलों का सेवन करें। 3 11 दिव्य विश्वकोट पूर्ण। अजाक्स ने अपनी दिव्य आत्मा साधना में मध्य स्तरीय सम्राट क्षेत्र बनने के लिए आवश्यकताओं पर एक नजर डाली। उस समय उन्होंने पहली और तीसरी आवश्यकता को आसानी से पूरा कर लिया था। विशेष रूप से पहली आवश्यकता, उनकी दिव्य आत्मा चेतना की क्षमता पहले ही 100 मिलियन इकाई तक पहुंच चुकी थी। जहां तक दिव्य विश्वकोर का प्रश्न है, उसके पास पर्याप्त विश्वकोर थे जिन्हें उसने दिव्य विश्वकोर में विलय कर दिया और सीधे उनका उपयोग किया। उसे चिंता थी कि वह उनका उपयोग किसी और काम में कर सकता है। सिस्टम 11 स्वर्गीय कमल के बीजों का उपयोग करें और मेरी सफलता को पूरा करें। अजाक्स ने हंसते हुए सिस्टम को आदेश दिया, जिसने ये पूछकर प्रक्रिया शुरू की। डिंग, साम्राज्य के माध्यम से अद्यतन रहें। कोई दिव्य ग्रेड फल नहीं है, लेकिन सिस्टम ने दिव्य ग्रेड उपभोग्य बीजों का पता लगाया है। डिंग, होस्ट, क्या आप वाकई दिव्य ग्रेड फलों के स्थान पर दिव्य ग्रेड बीज का उपयोग करना चाहते हैं? हाँ। जैसे ही अजाक्स ने पुष्टि की, उसके हाथों में मौजूद 11 स्वर्गीय कमल के बीज सुनहरी रोशनी उत्सर्जित करने लगे, जो जादुई तरीके से अजाक्स के मुंह में प्रवेश करने से पहले तैरते रहे। अगले ही क्षण वे बीज पिघल गए और शुद्ध दिव्य ऊर्जा बन गए तथा अजाक्स के पूरे शरीर पर समान रूप से फैल गए। डिंग, मेजबान ने 11 दिव्य ग्रेड बीजों का उपयोग किया है और अपनी सफलता के लिए अंतिम आवश्यकता को पूरा कर लिया है। डिंग, दिव्य आत्मा साधना में मध्य स्तरीय सम्राट क्षेत्र में सफलतापूर्वक प्रवेश करने के लिए मेजबान को बधाई। साम्राज्य के बारे में अपडेट के लिए बने रहें। डिंग, क्या आप मध्य स्तरीय सम्राट क्षेत्र साधक बनने के लाभों की जांच करना चाहते हैं? डिंग, क्या आप उच्च स्तरीय सम्राट क्षेत्र में प्रवेश के लिए आवश्यक शर्तों की जांच करना चाहते हैं? एजैक्स को सिस्टम नोटिफिकेशन की एक श्रृंखला प्राप्त करने में ज्यादा समय नहीं लगा। ये बहुत शक्तिशाली लगता है। इस सफलता के साथ अजाक्स को लगा कि उसकी ताकत बहुत बढ़ गई है। इसके अलावा मेरे दिव्य नियमों का जागरण प्रतिशत वे अनलॉक हो गए हैं। यह कोई नई बात नहीं थी कि अजाक्स ने कुछ दिव्य नियमों को जागृत कर दिया था। हालांकि उनके जागरण का प्रतिशत इतना अधिक था कि सफलता से पहले उसका शरीर इसे झेल नहीं सका और सिस्टम द्वारा लॉक कर दिया गया। हालांकि सफलता के बाद अजाक्स का शरीर उच्च जागृति प्रतिशत के साथ दिव्य नियमों का सामना कर सकता था। अनेक दिव्य नियमों के कारण अजाक्स को अपनी सफलता के बाद अपेक्षा से कहीं अधिक शक्तिशाली महसूस हुआ। सिस्टम, मुझे मेरे दिव्य नियम दिखाओ। अपनी सफलता के लाभों और अगली सफलता के लिए आवश्यकताओं की जांच करने से पहले अजाक्स दिव्य नियमों के बारे में उत्सुक था। इसलिए उन्होंने सिस्टम से अपने दिव्य नियमों को प्रदर्शित करने के लिए कहा ताकि मध्य स्तरीय सम्राट क्षेत्र में उनकी सफलता के बाद उनमें होने वाले परिवर्तनों को देखा जा सके। डिंग, 1 दिव्य थंडर नियम 60% 0% सीलबंद।
2 दिव्य ज्वाला नियम 60% 0% सीलबंद। 3 दिव्य अंधकार नियम 70% 20% सीलबंद। 4 दिव्य मृत्यु नियम 60% 0% सीलबंद। 5 दिव्य पादप नियम 55% 0% सीलबंद। 6 दिव्य जैद नियम 60% 20% सीलबंद। 7 दिव्य दानव शासन 60% 10% सीलबंद। नोट: वर्तमान में मेजबान का शरीर 60% की जागृति को सहन कर सकता है। एक विचार के साथ दिव्य नियमों की सूची उनके जागृत प्रतिशत और मुहरबंद प्रतिशत के साथ अजाक्स के सामने प्रकट हुई। यह क्या मैं अभी भी एक मध्य स्तरीय सम्राट क्षेत्र साधक हूं? एक क्षण के लिए अजाक्स अपनी सफलता के बाद दिव्य नियमों के जागरण प्रतिशत में आए परिवर्तन को देखकर आश्चर्यचकित रह गया। पहले उनका शरीर केवल 30% जागृति को ही झेल सकता था, हालांकि अब यह दोगुना होकर 60% हो गया है। सामान्यतः एक नियमित मध्य स्तरीय सम्राट क्षेत्र आत्मा साधक 40 की जागृति प्रतिशतता को संभाल सकता है, जबकि कुछ साधक जो आत्मा और शरीर साधना दोनों के मार्ग पर चलते हैं, वे अपने दिव्य नियमों के लिए 50 की जागृति प्रतिशतता को बमुश्किल संभाल पाते हैं। हालांकि अपने मध्य स्तरीय सम्राट क्षेत्र साधना के साथ वह आसानी से 60 के जागृति प्रतिशत को संभाल सकता था। बेशक अगर अजाक्स खुद पर दबाव डाले तो वह 70 के जागृति प्रतिशत के साथ दिव्य नियमों का उपयोग कर सकता है, हालांकि इसके बाद के परिणाम इतने अधिक हैं कि अजाक्स अति नहीं करना चाहता है। इसके अलावा मेरे दिव्य डार्क रूल में जागृति प्रतिशत 70 है तथा अतिरिक्त 20% सीलबंद है। उनके सभी दिव्य नियमों में दिव्य अंधकार नियम का जागरण प्रतिशत सबसे अधिक है। अन्य दिव्य नियमों के विपरीत अजाक्स दिव्य डार्क नियम का उपयोग 70 के जागृति प्रतिशत के साथ कर सकता था, क्योंकि उसने पहले नियम तोड़ने वाले क्रिस्टल का उपयोग किया था। मेरे पास अभी भी 2 और नियम तोड़ने वाले क्रिस्टल हैं। मुझे लगता है कि उन्हें एक तरफ रखने के बजाय अभी इस्तेमाल करना बेहतर होगा। वर्तमान में अजाक्स का ध्यान यथासंभव शक्तिशाली बनने पर केंद्रित है और नियम तोड़ने वाले क्रिस्टल उसे इसमें मदद कर सकते हैं। इसके अलावा नियम तोड़ने वाले क्रिस्टल का उपयोग करना सही बात थी, क्योंकि उच्च स्तरीय सम्राट क्षेत्र में प्रवेश करने के बाद ये नियम तोड़ने वाले क्रिस्टल वैसे भी बेकार हो जाएंगे। सौभाग्य से मुझे इस बारे में ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है कि नियम तोड़ने वाले क्रिस्टल का उपयोग करने के लिए मुझे कौन से दिव्य नियम चुनने चाहिए। नियम तोड़ने वाले क्रिस्टल के अपने पहले प्रयोग के विपरीत, जहां अजाक्स को दिव्य नियम का चयन करने के लिए बहुत सोचना पड़ा था, अब उसे ऐसा करने की आवश्यकता नहीं है। वर्तमान में उनके केवल 3 दिव्य नियमों में अतिरिक्त जागृति प्रतिशत है जिन्हें सील किया जा रहा है। उनमें से दिव्य डार्क रूल वह था जिस पर अजाक्स ने पहले ही एक बार नियम तोड़ने वाले क्रिस्टल का उपयोग कर लिया था, और वह उस पर एक और क्रिस्टल का उपयोग नहीं कर सकता था, जिससे उसके पास केवल 2 दिव्य नियम रह गए। freewebnoel.com। वे दिव्य जैद नियम और दिव्य दानव नियम हैं जो दोनों ही अजाक्स के लिए अपने अपने तरीके से उपयोगी हैं। इस प्रकार उन्होंने इन 2 दिव्य नियमों के लिए जागृति प्रतिशत के अतिरिक्त 10% को संभालने के लिए अपने शरीर की क्षमता बढ़ाने के लिए शेष 2 नियम तोड़ने वाले क्रिस्टल का उपयोग करने में संकोच नहीं किया। डिंग! मेजबान ने नियम तोड़ने वाले क्रिस्टल का उपयोग किया है और दिव्य दानव नियम के जागरण प्रतिशत को 70% तक संभालने की क्षमता बढ़ा दी है। डिंग! मेजबान ने नियम तोड़ने वाले क्रिस्टल का उपयोग किया है और दिव्य जैद नियम के जागरण प्रतिशत को संभालने की क्षमता को 70% तक बढ़ा दिया है। जल्द ही नियम तोड़ने वाले क्रिस्टल गायब हो गए और अजाक्स के सामने 2 सिस्टम नोटिफिकेशन दिखाई दिए। अब दिव्य डार्क रूल और दिव्य जैद रूल को छोड़कर मेरे पास अन्य दिव्य नियमों के लिए अतिरिक्त जागृति नहीं है। अजाक्स ने मन ही मन अपने आप से कहा, इस सफलता के कारण मेरे सभी दिव्य नियम कूलडाउन से बाहर आ गए हैं और मैं उन्हें फिर से उपयोग कर सकता हूं। सेलेस्टियल पिलर द्वारा जारी दूसरे कार्य के दौरान अजाक्स ने अपने दिव्य नियमों का उपयोग किया और यहां तक कि सेलेस्टियल कल्टीवेशन चैम्बर में दिव्य जैद नियम का भी उपयोग किया और एक दिन के लिए कूलडाउन में प्रवेश किया। हालांकि मध्य स्तर के सम्राट दायरे में अपनी सफलता के बाद अजाक्स उन्हें फिर से बिना किसी चिंता के उपयोग कर सकता था और इस बार वह उन्हें बहुत लंबे समय तक उपयोग कर सकता था। तीसरा टास्क काफी दिलचस्प होने वाला है। मुझे उम्मीद है कि बाकी प्रतिभागी ज्यादा देर तक टिकेंगे ताकि मुझे टास्क पूरा करने के लिए अच्छी रेटिंग मिल सके। अजाक्स ने अन्य प्रतिभागियों के लिए प्रार्थना की, इसलिए नहीं कि वह दयालु था बल्कि इसलिए कि वह दिव्य स्तंभ से अधिक पुरस्कार चाहता था। खैर, आइए मेरे वर्तमान दायरे के लाभों और अगले दायरे की आवश्यकताओं की जांच करें। अपने विचारों को एक तरफ रखकर अजाक्स ने पुनः अपनी साधना पर ध्यान केंद्रित किया।